नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया होंगे। तो हमने चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। हमने पिछली कक्षा में व्यवहारवाद के बारे में देख रहे थे कि भाई व्यवहारवाद का जनक कौन होता है, व्यवहारवाद के जनक था, उसके गुरु कौन थे, ये सारी चीज़ें। तो व्यवहारवाद के जनक के बारे में अपन बात करते हैं। को व्यवहारवाद का जनक था वॉटसन, और वॉटसन के गुरु का नाम मैंने बताया था आपको, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स मैंने बताया था। और इन्होंने पीएचडी कर रखा है 1903 के अंदर शिकागो विश्वविद्यालय से, मनोविज्ञान के अंदर ही। और इन्होंने एक पहली पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तुलनात्मक मनोविज्ञान एक परिचय, या फिर द कंपैरेटिव ऑफ द हो जाएगा इसका द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपैरेटिव साइकोलॉजी बुक थी इसकी। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी। इस पुस्तक में बताया था कि मनोविज्ञान का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, किसी भी विषय वस्तु कोई भी ना कोई आधार होना चाहिए जिससे कि, और ये इन्होंने बताया था कि चेतना है, चेतना का ना तो कोई स्वरूप होता है ना ही कोई उसका आकार होता है, इसलिए इन्होंने बताया कोई ना कोई आधार होना चाहिए। और ये इन्हें मनोविज्ञान का व्यवहार कहा है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी इन्होंने कहा है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि भाई दूसरी पुस्तक के बारे में। 1919 के अंदर 1919 में एक पुस्तक निकाली थी इन्होंने, साइकोलॉजी ए स्टैंड पॉइंट फॉर बिहेवियर। बिहेवियर, ये 1919 के अंदर पुस्तक निकाली। इस पुस्तक में मनोविज्ञान क्या बोलते हैं, वॉटसन ने उद्दीपक प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग किया, जबकि जो ये शब्द है उद्दीपक, नोट लगा के कर लेना, उद्दीपक अनुक्रिया शब्द का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने ये दो शब्द हैं, एक तो उद्दीपक प्रतिवर्त क्रिया जो कि वॉटसन ने काम में लिया था, और दूसरा शब्द उद्दीपक अनुक्रिया, ये अपने थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। वो तो वॉटसन ने प्रयोग किया उद्दीपक प्रतिवर्त, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया ये अपने थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। इसके बाद में अगली पुस्तक आई थी वॉटसन की 1924 के अंदर, बिहेवियर नाम की। 1924 में अगली पुस्तक, तीसरी पुस्तक थी वॉटसन की, बिहेवियर पुस्तक नाम, ठीक है। और इस पुस्तक में कहा गया था मनोविज्ञान का आधार व्यवहार होना चाहिए। इस पुस्तक में वॉटसन ने कहा
कि मनोविज्ञान का आधार व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। सवाल ये पूछे कि भाई किस पुस्तक के आधार पर यह कहा गया है कि भाई मनोविज्ञान का आधार व्यवहार होना चाहिए, तो बिहेवियर पुस्तक के अंदर ये बात बताई गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं संज्ञानवादी। ये व्यवहारवाद हो गया। व्यवहारवाद के अंदर वॉटसन ने दिया था, वॉटसन के गुरु का नाम विलियम जेम्स था, उनकी पुस्तकें थी, अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद में आता है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी, इसमें बताया गया है कि भाई संज्ञान पर विशेष काम करने वाले, संज्ञान पर विशेष काम करने वालों को संज्ञानवादी कहा जाता है, संज्ञानवादी कहा जाता है। संज्ञानवादी दो प्रकार के हुए, यानी मनोवैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करेंगे इसमें भी कि भाई संज्ञानवादी दो प्रकार के हुए, एक तो प्राचीन संज्ञानवादी और दूसरा है नवीन संज्ञानवादी। पहला है प्राचीन संज्ञानवादी। संज्ञानवादी दो प्रकार के, एक तो है प्राचीन संज्ञानवादी और दूसरे हुए थे अपने नवीन संज्ञानवादी। नवीन कह लो या आधुनिक कह लो, कोई भी कह लो, आधुनिक संज्ञानवादी। प्राचीन संज्ञानवादी के अंदर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? एक तो कॉपका, दूसरा हुआ जीन प्याजे, एक हुआ था टॉलमैन, कॉपका, जीन प्याजे, टॉलमैन और एक हुए थे कॉलर। प्राचीन संज्ञानवादी में चार मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। एक तो है कॉपका, दूसरा है कॉलर, तीसरा है अपने जीन प्याजे और चौथा है टॉलमैन। ये चार प्राचीन संज्ञानवादी के अंदर आते हैं। और नवीन संज्ञानवादी के अंदर आते हैं, यानी कि आधुनिक संज्ञानवादी में कौन कौन थे? एक तो था आशुबेल, दूसरा था अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है, और तीसरा था जेरोन ब्रूनर। ये तीन अपने आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर आते हैं। इसको अगर अपन याद करने का जैसे कि ट्रिक देखते हैं, एक प्राचीन संज्ञानवादी के लिए बातचीत करें कि भाई प्राचीन संज्ञानवादियों को कैसे याद रखा जाए, तो एक छोटा सा ट्रिक चलता है इसका, प्राची को टाको जी, ठीक है। प्राची से अपना हो जाएगा प्राचीन संज्ञानवादी, ठीक है। को से हो जाएगा अपना कॉलर, ठीक है। टा से हो जाएगा टॉलमैन और को से हो जाएगा कॉपका और जी से हो जाएगा अपने जीन प्याजे।
इस आधार पर ये जो एक छोटी सी ट्रिक है, इस आधार पर अपन प्राचीन संज्ञानवादियों को याद रख सकते हैं। ठीक ऐसे ही एक है आधुनिक संज्ञानवादी के, आंसू आलू बुरे हैं। ठीक है, आंसू से हो जाएगा अपने आधुनिक रख लो, आ से हो जाएगा आधुनिक, आलू से हो जाएगा अपने अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है, और बुरे से हो जाएगा जेरोन ब्रूनर, जेरोन, और आंसू से हो जाएगा अपने आंसू बैल, आंसू से अपने आंसू बैल। अगर याद रखना चाहें तो इस प्रकार से रख सकते हैं, और वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में आता है एस टाइप के विचारक। एस टाइप यानी कि इनको पहले उद्दीपक को कौन कौन मानता है। सबसे पहले उद्दीपक को प्रधान मान्य स्टिमुलेटिंग बोलते हैं, एस से मतलब स्टिमुलेटिंग हो जाएगा। और उद्दीपक को प्रधानता कौन कौन देता है सबसे पहले, उसके अंदर अपन देखेंगे कि भाई एक तो है थॉर्नडाइक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पावलव, तीसरा हो जाएगा स्किनर नहीं है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा सीएल हल, और चौथा हो जाएगा गुथरी। ये वे मनोवैज्ञानिक हैं जो उद्दीपक को प्रधान मानते हैं। इसमें सवाल ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से एस टाइप प्रधान कौन नहीं मानता है। 3 ऑप्शन ये दे देगा और चौथा ऑप्शन अपने स्किनर दे देगा, जो कि अपने गलत है। स्किनर एक ऐसा है जो आर टाइप को मानता है, यानी कि अनुक्रिया को पहले मानेगा और उसके बाद में उद्दीपक को मानता है। लेकिन ये सारे थॉर्नडाइक हुआ, पावलव हुआ, सीएलएल हुआ और गुथरी हुआ, ये चारों के चारों अपने उद्दीपक को प्रधान मानते हैं, यानी कि उद्दीपक स्टिमुलेटिंग को पहले मानते हैं, इसलिए इसको एस टाइप थ्योरी के अंदर रखा गया है। उसके बाद में आता है आर टाइप को मानने वाले, आर टाइप को मानने वाले। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, ठीक है, और अनुक्रिया या रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? केवल और केवल एक ही मनोवैज्ञानिक अपने को याद रखना है, वो है केवल एक, जो कि स्किनर है। आर के अंदर तो आ जाएंगे थॉर्नडाइक, पावलव, गुथरी और अपने सीएलएल, जबकि एस के अंदर तो आ जाएंगे पावलव, थॉर्नडाइक, गुथरी और सीएलएल, जबकि आर के अंदर आएगा अपने स्किनर। उसके बाद में बातचीत करते हैं पुनर्वलन को प्रधानता देने वाले और पुनर्वलन को प्रधान नहीं मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक होते हैं। पुनर्वलन को प्रधानता देने वाले, इसमें होगा पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलव, तीसरा है सीएल हल और चौथा अपने आ जाएगा स्किनर। आ गई बात समझ में? पहले पुनर्वलन को मानने वाले कौन कौन से हैं?
थॉर्नडाइक हो जाएगा, पावलव हो जाएगा, CLL हो जाएगा और अपने स्किनर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए एस टाइप में कौन कौन से, तो एस टाइप के अंदर 3 तो यही होंगे, थॉर्नडाइक, पावलव और हल, जबकि स्किनर को एस टाइप के अंदर नहीं रखा गया है, उसको आर टाइप के अंदर रखा गया है। और अगली चीज़ आती है पुनर्वलन को कौन नहीं मानता है। पुनर्वलन को नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले, केवल और केवल इसमें एक ही नाम आएगा, वो है अपने गुथरी। मैंने 3-4 बातें बताई। पहले बताया था संज्ञानवादी। संज्ञानवादी के अंदर 2 भाग बताए थे कि भाई एक तो प्राचीन संज्ञानवादी हो जाएगा और दूसरा आधुनिक संज्ञानवादी हो जाएगा। प्राचीन संज्ञानवादी के अंदर 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे थे, जिसमें एक तो था कॉयलर, दूसरा था कोपका, तीसरा था टॉलमैन और चौथा था अपने जीन पियाजे। जबकि आधुनिक संज्ञानवादियों के अंदर मैंने 3 नाम लिखे थे। एक तो लिखा था आसुवेल, दूसरा था अपने जेरोन ब्रूनर और तीसरा था अल्बर्ट बांडुरा। ये हो गए अपने संज्ञानवादी वाले मनोवैज्ञानिक। दूसरी बात करते हैं अपन एस टाइप वाले, कौन कौन से थे जो एस टाइप को प्रधान मानते हैं। उसमें हो जाएगा थॉर्नडाइक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पावलव, तीसरा हो जाएगा गुथरी और चौथा हो जाएगा CLL। जबकि एस टाइप को नहीं मानने वाले और आर टाइप को मानने वाले, आर टाइप को मानने वाला केवल और केवल एक है, स्किनर। उसके बाद में मैंने बताया था कि भाई पुनर्वलन को मानने वाले और पुनर्वलन को नहीं मानने वाले। पुनर्वलन को मानने वाले के अंदर 4 नाम बताए थे। एक तो बताया था मैंने पावलव, दूसरा बताया था थॉर्नडाइक, तीसरा बताया था अपने CLL और चौथा बताया था स्किनर। जबकि पुनर्वलन को नहीं मानने वालों के अंदर मैंने नाम बताया था, वो बताया था एक गुथरी का। ये अपने 4 तरह से सवाल यहाँ पर बन सकते हैं कि भाई निम्न में से एस टाइप को कौन नहीं मानता, कौन नहीं मानता। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा एक तो थॉर्नडाइक, दूसरा हो जाता है पावलव, तीसरा हो जाता है स्किनर और चौथा हो जाता है गुथरी। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ऐसे ये सवाल दे हुए हैं, यहाँ पर चाहे आर टाइप लिख दो, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। आर टाइप को कौन मानता है, अब इसके अंदर आंसर हो जाएगा अपने स्किनर, जो कि ये आर टाइप को मानता है, एस टाइप को नहीं मानता है। ठीक है, उसके बाद में अब चलते हैं अधिगम के सिद्धांतों की ओर। अधिगम के सिद्धांत, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। उसके बाद में पढ़ेंगे पावलव का सिद्धांत। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन स्किनर का सिद्धांत। उसके बाद में पढ़ेंगे CL हल का सिद्धांत, क्लार्क हल। ये 4 सिद्धांत इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है अगला एक आ जाता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। फिर आ जाता है अपने मैस्लो का सिद्धांत।
उसके बाद में आ जाता है गुथरी का सिद्धांत। और उसके बाद में आ जाता है अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत। ये 8-9 प्रकार के सिद्धांत हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन लेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। पहला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम अगर देखें तो इस सिद्धांत का नाम मिलेगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, ये इसका मेन नाम हो जाएगा सिद्धांत का। कभी क्या नाम है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे किसने दिया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। देने वाला थॉर्नडाइक। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे कि भाई यह है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इस थॉर्नडाइक के 2 शिष्य हैं। इस थॉर्नडाइक के 2 शिष्य हैं। एक तो है ड्रेवर और दूसरा है एंजल। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। इस सिद्धांत का नाम तो हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इसके कितने शिष्य हैं? 2 शिष्य हैं। क्या नाम है? एक तो ड्राइवर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंजल। और इन्होंने जो प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है, वैसे तो सारे के सारे पशुओं पर प्रयोग किए थे, लेकिन जब सबसे ज़्यादा सफल प्रयोग बिल्ली वाला हुआ था, बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और भोजन के रूप में एक मछली का टुकड़ा काम में लिया था। मछली का टुकड़ा। देखो, इससे संबंधित ये जो चीज़ मैंने बताई, ये अधिकतर परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं कि भाई थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। पहला प्रश्न तो ये होता है कि बिल्ली के ऊपर इसने प्रयोग किया था। भोजन के रूप में क्या रखा गया था? कि भाई भोजन के रूप में एक मछली का टुकड़ा रखा गया था। इस सिद्धांत का नाम क्या है? भाई उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया? कि भाई थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, और इनके शिष्य कौन कौन है? कि ड्राइवर हो जाएगा और एंजल हो जाएगा। ये इसके 4 प्रश्न बनते। फिर बात करते हैं थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम 1913 में इन्होंने एक एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। 1913 में एक पुस्तक का एजुकेशन साइकोलॉजी, ये पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के जब ये पुस्तक लिखी, उसके बाद में इसे अपन बोल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा। अगला पॉइंट देख लेंगे इसमें। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जनक कहा जाता है। भाई जब एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, तब से इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद में एक 1919 के अंदर द फंडामेंटल ऑफ
द फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी 1919 में। पहली बुक थी तो एजुकेशन साइकोलॉजी, बाद में लिख देंगे इसको। 1919 में दूसरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, दी फंडामेंटल ये पुस्तक लिखी और इसमें आधारभूत तत्वों को पर चर्चा की। इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक में दी फंडामेंटल साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान के कुछ आधारभूत तत्व हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। इस पुस्तक में थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान के आधारभूत तत्व, मनोविज्ञान के तत्वों पर चर्चा की, तत्वों पर चर्चा की। भाई पहली पुस्तक लिखी थी एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसके आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक उसे कहा जाता है। दूसरी पुस्तक लिखी थी दी फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें अपने मनोविज्ञान के आधारभूत तत्वों को बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब सवाल ये भी पूछा जा सकता है किस पुस्तक के आधार पर मनोविज्ञान को आधारभूत तत्वों में माना गया, या फिर पुस्तक का नाम दे देगा और 4 शब्दों में ये दे देगा, उसमें ऑप्शन ये पूछ लेगा भाई क्या किस चीज़ को महत्व दिया गया है। ये तो अपने ऊपर। इसके सिद्धांतों के, इसके बाद में आते हैं इस सिद्धांतों के नाम, जो कि हम पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर, और इसी प्रकार इस सिद्धांत को पूरा कंटिन्यू कर देंगे। शायद लगभग अगली क्लास में ये सिद्धांत पूरा हो जाएगा, अगली 2 क्लासों में। तो यहाँ जो भी इस क्लास से संबंधित समस्या है तो आप कमेंट में लिख देना, उसको हम आपका आंसर दे देंगे। जो भी समस्या होगी उसका आंसर दे देंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।